Good morning, class 11th. Today I'm starting chapter 10th of political science, that is the philosophy of the constitution. And the first topic which we are going to read in this chapter is what is meant by philosophy of the constitution. सबसे पहला पॉइंट जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हम फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से समझते क्या हैं. सो लेट्स स्टार्ट. A political philosophy approach to the Constitution is needed not to only find the moral content expressed in it and to evaluate its claims, but possibly to use it to arbitrate between varying interpretations of the many core values in our polity. जो पॉलिटिकल फिलोसफिकल अप्रोच है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है और हम क्यों इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं. इसका रीज़न ये है कि इसको पढ़ने के बाद हमें पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मॉरल कंटेंट एक्सप्रेस किया गया है. सेकेंडली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन चीज़ों को क्लेम करता है. एंड थर्ड, जो मॉरल या कोर वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको लेकर जो वेरिएशंस हैं इन द आइडियोलॉजीज ऑफ द पीपल, उनको हम सेटल डाउन कर सकें या उनको हम एक तरीके से इक्विलिब्रियम में ला सकें. ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन एज मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन. जो डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या जो डेमोक्रेटिक वे में चेंजेस होते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है. ओके, Constitution also provides peaceful democratic means to bring out social transformation. आप लोगों ने सुना होगा बेटा, दैट इज परिवर्तन प्रकृति का नियम है. ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, टाइम बढ़ता है, कई चीज़ें चेंज होती हैं और ऐसे ही टाइम के साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी चेंज होता है. इसीलिए मैंने आपको जो 9 चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो जब चेंजेस होते हैं तो वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी होते हैं, सोशल बैकग्राउंड में भी होते हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड में भी होते हैं. सो नाउ अभी हम यहाँ पे सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जब भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, जब भी सोशल चेंजेस हो रहे हैं, तो उन चेंजेस के होने में किसी भी तरीके का वायलेंस ना हो, कोई डिसरप्शन ना हो, कोई रफलनेस ना हो. ओके, जो भी चेंजेस हो रहे हैं ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म और अ सोशल बेस, दीज चेंजेस शुड बी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक. ठीक है, मान लीजिए अगर जैसे सती प्रथा है, ओके, जब उसको बैन करने की बात आई थी तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूटनी हो या बहुत ज़्यादा रेबिलियन हो. कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ इंश्योर करता है कि जब भी सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या सोशल बैकग्राउंड में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक तरीके से आए. किसी भी टाइप का उसमें अनडेमोक्रेटिक मीन्स यूज़ ना किया जाए. ओके, ना The Indian Constitution was designed to break the shackles of the traditional social hierarchies and to usher in a new era of freedom, equality and justice. Now, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया जा रहा था, जितने भी मेकर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि सबसे पहले उनको क्या करना है. जो सोशल हिरार्कीज चलती आ रही हैं या जो ट्रेडिशनल सोशल बैरियर्स या टैबूज चलते आ रहे हैं, उन बैरियर्स को क्या करना है, ब्रेक करना है. जितने भी सोशल बैरियर्स हैं उनको क्या करना है, ब्रेक करना है. एंड सेकेंडली, हमने एक ऐसे न्यू एरा में जाना है या एक ऐसे न्यू एरा को इवॉल्व या डेवलप करना है जिसमें फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो और जस्टिस हो. ओके, नाउ Nehru argued the Constituent Assembly is not just a body of people or a gathering of able lawyers. Now, जवाहरलाल नेहरू ने आर्ग्यू किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इट्स नॉट मियरली अ बॉडी ऑफ पीपल. ये बस लोगों का एक समूह नहीं है या एक गैदरिंग नहीं है ये एबल लॉयर्स की. रादर इट इज अ नेशन ऑन द मूव. व्हाट ही सेड कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बस एक लोगों का समूह या एक लॉयर्स की बॉडी नहीं है, बल्कि
जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है? इट इज़ नेशन ऑन द मूव। उन्होंने एक, आप कहेंगे, स्टेटमेंट दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? नेशन ऑन द मूव है। इसका मतलब क्या है? throwing away the shell of its past political and possibly social structure and fashioning for itself a new garment of its own making। कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो न्यू डिज़ाइनिंग है ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जो पास्ट पॉलिटिकल और जो सोशल स्ट्रक्चर था उसका जो शेल था उसको हम तोड़ें और हम एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें न्यू रूल्स हों, न्यू आइडियोलॉजीज हों, उसको हम अडॉप्ट करें एज अ गारमेंट एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स जो पुरानी हमारी थॉट्स हैं, जो पुरानी हमारे थिंकिंग हैं, जो कहीं ना कहीं कंस्ट्रिक्टेड हैं, उस कंस्ट्रिक्टेड थिंकिंग के शेल के बैरियर को हम ब्रेक करें और उसके बाद हम एक न्यू आइडियोलॉजी का, एक न्यू सोशल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का गारमेंट अडैप्ट करें। ओके और उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन करें। नाउ what is the political philosophy of our constitution? Now, what is the meaning of the political philosophy of our constitution? It is hard to describe philosophy in one word. Philosophy अपने आप में it is a huge word और इसको एक word में describe करना काफ़ी मुश्किल है, hard है। It resists any single label. Now, हम क्यों कह रहे हैं कि हम फिलॉसफी को एक सिंगल वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं? द रीज़न इज बिकॉज फिलॉसफी क्या है? लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, इगैलिटेरियन है। इगैलिटेरियन मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो फिलॉसफी है वो क्या डिमांड करती है या क्या देखती है कि जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री के वो डिजर्व करते हैं इक्वालिटी। ओके, सेकेंडली जो फिलॉसफी है वो क्या है? सेक्युलर और फेडरल है, ओपन है टू कम्युनिटी वैल्यूज़, सेंसिटिव है किसको या किसकी तरफ? टू द नीड्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। जो हमारी कंट्री में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में भी बताया है, मीन्स द लैंग्वेजेस विच आर रियली स्पोकन इन आवर कंट्री, उनकी तरफ भी सेंसिटिव है, ठीक है, फिलॉसफी, एंड as well as historically disadvantaged groups, and it is sensitive towards the historically disadvantaged groups in our country. Now, coming on to the next topic, that is individual freedom. अब हम individual freedom को discuss करेंगे। The first point to note about the Constitution is its commitment to individual freedom. सबसे पहला पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नोटिस करने लायक है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट देता है इंडिविजुअल फ्रीडम का। मीन्स किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम को जो गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। Individual freedom was the product of intellectual and political activity of well over a century. Now, हमारे जो कंट्री है उसमें एक सेंचुरी तक कई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हुई और इनके प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या निकला? दैट वाज द इंडिविजुअल फ्रीडम। ओके, दैट वाज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ Ram Mohan Roy protested against cutback of the freedom of the press by the British colonial states. Now, जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट्स थे उन्होंने जो प्रेस की फ्रीडम थी उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया था। ठीक है, जो फ्रीडम होती थी प्रेस की वो उस टाइम पे नहीं होती थी क्योंकि जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट्स थे वो जो चीज़ चाहते थे वही पब्लिश करवाते थे और जो चीज़ वो नहीं चाहते थे वो उसको पब्लिश नहीं कराते थे। तो राम मोहन रॉय ने ये जो प्रेस की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। The state must permit unlimited liberty of publication. Likewise, Indians continued to demand a free press throughout the British rule. Now, राम मोहन रॉय ने क्या कहा कि स्टेट ने परमिट करना चाहिए किस चीज़ के लिए? कि प्रेस को अनलिमिटेड लिबर्टी है या अनलिमिटेड फ्रीडम है। प्रेस को अनलिमिटेड फ्रीडम दी जाए ताकि वो जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या जो वो पब्लिश करना चाह रहे हैं वो खुल के कर सके। और इसी वजह से जो इंडियंस हैं उन्होंने इस डिमांड को जारी रखा। वो बार बार ये कहते रहे कि
प्रेस को फ्रीडम मिलनी चाहिए। जब तक ब्रिटिश रूल रहा तब तक जो इंडियंस थे उन्होंने डिमांड जारी रखी कि प्रेस को फुल फ्रीडम दी जाए। As freedom of expression is an integral part of Indian Constitution, so is the freedom of arbitrary arrest. जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बहुत इंटीग्रल या वाइटल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ आर्बिट्ररी अरेस्ट भी एक वाइटल पार्ट है दैट इज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ सोशल जस्टिस। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी in the philosophy of the Indian Constitution, that was individual freedom. अब हम इसका एक दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, that is social justice. Okay, now classical liberalism always privileges rights of the individuals over demands of social justice and community values. सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म का क्या होता है मतलब, ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म का मतलब ये है एक ऐसा फ्रीडम, ठीक है, जिसमें जो प्राइमरी पॉलिटिकल फिलॉसफी है और जो आइडियोलॉजी है पॉलिटिक्स की, वो इस बात पे एम्फेसिस करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स उनको दी जाए, और सेकेंडली सिक्योर किया जाए कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स को कोई वॉयलेट ना कर सके। क्लासिकल लिबरलिज्म का ये मतलब होता है। ओके, नाउ जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये हमेशा प्रिविलेज करती है कि जो राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के वो हमेशा एक तरीके से प्रोटेक्टेड रहें ओवर डिमांड्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यूज। मींस जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये कम्युनिटी वैल्यूज और सोशल जस्टिस से ज़्यादा ऊपर किसको रखती है, इंडिविजुअल फ्रीडम को, ठीक है, या राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स को। नाउ the liberalism of the Indian Constitution differs from this version in two ways. अब क्लासिकल लिबरलिज्म का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबरलिज्म का मतलब है ये क्लासिकल लिबरलिज्म से कैसे अलग है, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। ये टू वेज में डिफरेंट है। कैसे? फर्स्ट, इट इज ऑलवेज लिंक्ड टू सोशल जस्टिस, ठीक है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबरलिज्म है ये हमेशा सोशल जस्टिस से लिंक्ड रहता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, जो प्रोविजन है रिजर्वेशंस का फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स दैट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट mere granting of the rights to equality was not enough to overcome age-old injustice suffered by these groups. जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका ये बिलीफ था कि बस राइट टू इक्वालिटी देने से जो आज तक का इतना ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है इन ग्रुप्स को, दैट इज़ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये बस राइट टू इक्वालिटी देने से सॉर्ट आउट नहीं होगा, इनको एक ज़्यादा प्रिविलेज देने की ज़रूरत थी और इसीलिए इन ग्रुप्स को रिजर्वेशन दिया गया है। ओके, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको पता था कि आज तक हिस्ट्री में जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। ये मिनॉरिटी ग्रुप्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफरिंग फेस की है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस बात को एश्योर किया कि इनको अब जितना भी इनके साथ बुरा हुआ है उसको अब ओवरकम किया जाए, उसको थोड़ा सा बेटर बना सके, इसलिए रिजर्वेशन का आप कहेंगे जो आइडिया था उसको फॉर्मुलेट किया गया। Therefore, constitution makers provided a number of special measures to protect the interest of SC and ST, such as the reservation of seats in legislature. और इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कुछ स्पेशल मेजर्स को अडॉप्ट किया ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें SC और ST के इंटरेस्ट को, और इसीलिए लेजिस्लेचर में भी सीट्स को रिजर्व किया गया है फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एज वेल एज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। Now, respect for diversity and minority rights. The Indian Constitution encourages equal respect between communities. जो Indian Constitution है ये encourage करता है कि जितनी भी communities हैं इनको equal respect दिया जाए। This was not easy in our communities. और
इंडिया में इतनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं कम्युनिटीज़ में कि इस चीज़ को लागू करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं था. फर्स्ट, बिकॉज कम्युनिटीज़ डू नॉट ऑलवेज हैव अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी. इसका रीज़न क्या था कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, डाइवर्सिटी है, इसलिए बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है. ओके. और एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं था या इक्वालिटी का रिलेशनशिप नहीं था अमंग द कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया. दे टेंड टू हैव हिरार्कियल रिलेशनशिप्स. और इसके वजह से क्या था, हिरार्कियल रिलेशनशिप्स होते थे विद वन अनदर एज इन द केस ऑफ कास्ट. आपको पता है कि जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में वो हिस्ट्री से है, ठीक है. और इसी वजह से अभी मैंने आपको बोला कि जो इक्वल रिस्पेक्ट थी कम्युनिटीज़ के बीच अडॉप्ट करना वो इतना इजी नहीं था, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम चला आ रहा था उसकी वजह से इस चीज़ को अडॉप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, ठीक है. सेकेंड, when these communities do see each other as equals, they also tend to become rivals, as in case of religious communities. पहला रीज़न तो क्या था कि जितनी भी कम्युनिटीज़ थी इनमें इक्वालिटी का रिलेशनशिप नहीं था. ये अपने पूर्वजों के जो हिरार्कीज थी कि हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम उसके बेसिस पे ही लड़ते थे और अपने आप को ऊपर मानते थे, ठीक है, और कुछ लोगों को नीचे मानते थे. दूसरा रीज़न क्या था कि ये जो कम्युनिटीज़ थी वो एक दूसरे को इक्वल देख ही नहीं सकती थी, ठीक है. और अगर बाय चांस उनको पता लगता था कि ये हमारे इक्वल हैं तो वो राइवल्स बन जाते थे, राइवलरी शुरू हो जाती थी कम्युनिटीज़ के बीच में. It was also important to ensure that one linguistic community does not dominate another linguistic or religious community. और ये बात भी एश्योर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि एक लिंग्विस्टिक या मान लीजिए एक कुमाऊनी है और गढ़वाली है फॉर एग्जाम्पल, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये भी इंश्योर करना था कि मान लीजिए दो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कुमाऊनी और गढ़वाली, तो ऐसा ना हो कि कुमाऊनी स्पीकर्स गढ़वाली स्पीकर्स को क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, या जो गढ़वाली स्पीकर्स हैं वो कुमाऊनी स्पीकर्स को डोमिनेट कर रहे हैं. उनको ये भी श्योर करना था कि ऐसा ना हो कि एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट कर रही है, ठीक है, या एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट कर रही है. This made it mandatory for a constitution to recognize community-based rights. और इसके वजह से बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज करे कम्युनिटी बेस्ड राइट्स को. वन सच राइट इज़ द राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी. और ऐसा ही एक राइट क्या है, राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू establish and run their own educational institutions. और इस राइट के अकॉर्डिंग जितने भी मिनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जितने भी लिंगुअल ग्रुप्स हैं, वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं. ये मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में भी बता दिया है. Such institutions may receive money from the government. और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को रनिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मनी कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाता है. This provision shows that the Indian Constitution does not see religion merely as a private matter concerning the individual. और ये चीज़ इंश्योर करती है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजन को एज अ प्राइवेट मैटर नहीं देखता है, ठीक है, इट सीज इट एज अ सोशल मैटर. ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्युलरिज्म. ओके, अब हम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं. Secular states are widely seen as treating religion as only a private matter. जो secular states हैं ऐसा माना जाता है कि वो religion को private matter की तरह देखते हैं. They refuse to give religion public or official recognition. और जो secular states होते हैं वो religion को public या official recognition देना पसंद नहीं करते हैं. The term secular was not initially mentioned. The Indian Constitution has always been secular. जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन बिल्डअप हुआ था और स्टार्टिंग में सेक्युलर वर्ड यूज़ नहीं किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हाउएवर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्टार्टिंग से ही सेक्युलर रहा है. नाउ वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म मीन्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वैल्यूज सच एज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सिटीजनशिप राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल. जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेक्युलरिज्म का मतलब माना जाता है, वो ये माना जाता है कि एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है स्टेट और रिलीजन का, ताकि
जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसके वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, और जो सिटीजनशिप राइट्स हैं इंडिविजुअल की उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन है स्टेट और रिलीजन्स का, ठीक है। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? बोथ रिलीजन एंड स्टेट मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन अनदर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि जो रिलीजन है और जो स्टेट है ये एक दूसरे से इंटरनल अफेयर्स के मामले में दूर रहेंगे। ना स्टेट रिलीजन के मामले में बोलेगा और ना रिलीजन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम स्टेट पे अराइज होगी। ओके, ना द स्टेट मस्ट नॉट इंटरवीन इन द डोमेन ऑफ रिलीजन। जब रिलीजन से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है तो उस पर स्टेट इंटरवीन नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। रिलीजन लाइकवाइज शुड नॉट डिक्टेट स्टेट पॉलिसी, और इसी तरीके से रिलीजन भी किसी स्टेट पॉलिसी को डिक्टेट नहीं कर सकता है और इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ स्टेट, और ना ही स्टेट के कंडक्शन में, स्टेट किस तरीके से काम कर रहा है उसमें भी रिलीजन किसी तरीके से इन्फ्लुएंस या इंटरफेयर नहीं कर सकता है। नाउ पर्पस बिहाइंड स्ट्रिक्ट सेपरेशन। अब पर्पस क्या है कि स्टेट और रिलीजन को बिल्कुल अलग रखा गया है? इट इज़ टू सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहला रीज़न यही है कि ये इसलिए किया गया है ताकि जो इंडिविजुअल्स का फ्रीडम है उसको सेफगार्ड किया जा सके। टू प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, देयरफॉर स्टेट मस्ट नॉट हेल्प रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। सेकेंड रीज़न ये है कि रिलीजियस फ्रीडम को किसी भी इंडिविजुअल के प्रोटेक्ट किया जाए, और इसीलिए जो स्टेट है वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प नहीं करता है। स्टेट शुड नॉट टेल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हाउ टू मैनेज देयर अफेयर्स। तीसरी चीज़ ये है कि स्टेट किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं डायरेक्ट कर सकता है कि उनको कैसे काम करना चाहिए। वो जैसे चाहें, उनको पूरा फ्रीडम है कि वो उस तरीके से काम कर सकते हैं। द स्टेट मस्ट नॉट therefore hinder religious organizations either, और स्टेट इसीलिए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को हिंडर भी नहीं कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकता है। इन शॉर्ट, स्टेट्स मस्ट therefore neither help nor hinder religions, instead they should keep themselves at an arm's length from them। और इसका ओवरऑल जो समरी है वो ये है कि जो स्टेट्स हैं वो ना तो रिलीजियस मैटर्स पे बोल सकते हैं, ना उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको डिस्टेंस में ही रहना होता है रिलीजियस मैटर्स से। स्टेट्स रिलीजियस मैटर्स के बीच में नहीं बोलते हैं, और रिलीजियस मैटर्स या जो रिलीजन्स हैं वो किसी भी तरीके से स्टेट को या स्टेट की पॉलिसीज़ को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो यू पीपल गॉट इट। थैंक्स फॉर लिसनिंग।